नमस्कार। आज हम लोग संगम युग और संगम साहित्य की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तमिलम प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिण का भाग तमिलकम प्रदेश या तमिलम कहलाता है। तमिलम तमिल भाषा बोलने वालों का देश का नाम है। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर पूर्व में तिरुपति की पहाड़ियों तक तथा उत्तर पश्चिम में कर्नाटक के पठार की दक्षिणी सीमा तक और पूर्व और पश्चिम तथा दक्षिण में क्रमशः बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक मानी जाती है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी से पहले यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इनमें मुख्य थे चेर, चोल और पांडे। दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पहला साहित्यिक वर्णन मेगास्थनीज द्वारा पांड्यों का वर्णन है। अशोक के दूसरे एवं तेरहवें शिलालेख में चोल पांड्य राज्यों को सीमावर्ती राज्यों की सूची में रखा गया है। अशोक के अभिलेखों के पश्चात कलिंग, नरेश, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख ही तमिल राज्यों का उल्लेख करने वाला एकमात्र अन्य शिलालेखी स्रोत है हमारे पास में। परंतु प्राचीन दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश की जानकारी के लिए स्रोत अपर्याप्त हैं। इस प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था का बोध हमें उस तमिल साहित्य से होता है जिसे संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। के.एल. नीलकंठ शास्त्री ने ईस्वी सन की प्रथम 3 अथवा 4 शताब्दियों की अवधि में रचे गए तमिल साहित्य को संगम साहित्य का नाम दिया है। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा सम्मेलन था जो संभवतः राजा या सरदार के आश्रय में आयोजित होता था। तमिल के संदर्भ में संगम शब्द का अभिप्राय उन विद्वत परिषदों, गोष्ठियों से लिया जाता है जिनके आयोजन मदुरा में पांड्य शासकों की प्रेरणा से तथा उन्हीं के संरक्षण में हुए थे। इनका उद्देश्य तमिल देश के विद्वानों के विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट काव्य रचनाओं की समीक्षा, संकलन तथा संपादन करना बताया गया है। तमिल साहित्य का जो मूल उद्देश्य था वो था विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट काव्य रचनाओं की समीक्षा, संकलन तथा संपादन करना था। के.आर. श्रीनिवास अयंगर नामक दक्षिणी भारत के विद्वान ने संगमों की तुलना आधुनिक काल की फ्रांस अकादमी से की है, जो अनुचित नहीं है। 3 संगम काल हुए, हम उनकी यहाँ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। प्रथम संगम काल, जिसको मुदुल संगम कहा जाता है, अनुश्रुतियों के अनुसार पांड्य नरसिंह के संरक्षण में ये संगम अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ, जो तमिल व्याकरण के प्रेरणाता भी थे। इसके अन्य जो सदस्य थे उनमें तिरुपुरमेरिद, कुनमेरिंद, मुरुंगवल और मुरुचियूर मुदिनायारायर ये मुख्य सदस्य थे। तमिल साहित्य के अनुसार संगम के सदस्यों की कुल संख्या 549 थी और इसे 89 पांड्य नरेशों का संरक्षण मिला था तथा उसमें 4499 लेखकों की रचनाएं संकलित की गई। कुल मिलाकर 4499 लेखकों की रचनाएं संकलित की गई। इसका कार्यकाल 4500 वर्ष का रहा। ये वर्णन जो है ये अतिरंजनापूर्ण है और इस संगम की प्रमुख रचनाओं में अगत्यम, परिपाडल, मुदेनारे को शामिल किया गया है। इस संगम काल का
कोई ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्राचीन मद्रुई समुद्र में समा जाने के कारण प्रथम संगम का अवसान हो गया था। हमें अगर पूछा जाए तो प्रथम संगम काल में हमें ये बताना है कि अगितयम, परिपाडाल, मदुनारे, ये 3 रचनाएं मुख्य थी। द्वितीय संगम काल, जिसे इंडे संगम कहा गया है, पांड्य नरेशों के संरक्षण में कपाटपुरम अथवा आलवे में दूसरे संगम की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्य श्री अगस्त्य ऋषि माने जाते हैं, परंतु बाद में उनके शिष्य तोल्कापियर ने इसकी अध्यक्षता की। इसके सदस्यों की संख्या 49 थी और 59 पांड्य शासकों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। परंपरा के अनुसार इस परिषद में 3700 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया और ये 3700 वर्षों तक चली। ये भी एक अतिरंजना है। इस संगम में 8149 ग्रंथों का संग्रह हुआ और इन ग्रंथों में तोल्कापियम, अगत्तियम, मापुराणम, कली, न्यायमाले, कुरुक प्रमुख ग्रंथ थे। इनमें अब केवल तोल्कापियम नामक व्याकरण ग्रंथ ही उपलब्ध है। तीसरा जो संगम काल उसको कुडुल संगम कहा जाता है। अनुश्रुतियों के अनुसार तीसरा संगम नई मदुरई नगर में स्थापित हुआ, जो 1850 वर्ष तक अनवरत चलता रहा। देखिए, काल की जहाँ हम बात करते हैं, पहले काल में 4500 वर्ष, दूसरे में 3700 वर्ष और तीसरे में 1850 वर्ष, ये काल गणना की जो कल्पना जो है, ये कल्पना हो सकती है या अतिरंजना हो सकती है, अतिरेक हो सकता है, लेकिन जो कार्य हुए उनको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे संगम में, तृतीय संगम काल में 49 सदस्य थे और 49 पांड्य नरेशों का इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ। इसमें 449 कवियों की रचनाएं संकलित की गई। इसके अध्यक्ष महाकवि नकीरर थे और जिन ग्रंथों का संकलन किया गया उनमें हम नुत्रेवत्थत-वरी, नेत्रिने, कुत्तयु, परिपादल आदि को ले सकते हैं। जो इस काल के जो प्रमुख व्यक्ति हुए उनमें इरेनार, कपिलर, परनर, सितलेशतनार एवं पांड्य शासक उग्र के नाम हमें मिलते हैं। संगम युग की उपलब्ध लगभग सभी काव्य रचनाएं तृतीय संगम काल की मानी जाती हैं। संगम साहित्य की अगर हम बात करें तो सभी ग्रंथों की चर्चा करना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उनमें से उनकी बात यहाँ पे संक्षिप्त रूप में करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ एक हमारा तोल्कापियम। इससे द्वितीय संगम का महान ग्रंथ माना जाता है। तमिल व्याकरण का यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगस्त्य ऋषि के योग्य 12 शिष्यों में से एक तोल्कापियर इसके रचनाकार थे। ये 3 खंडों और 9 उपखंडों में विभाजित है। इसके प्रथम खंड में वर्ण विचार, द्वितीय खंड में व्युत्पत्ति, तीसरे खंड में पदार्थ का वर्णन मिलता है। इसके पहले 2 खंडों में तमिल भाषा तथा तीसरे खंड में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों का प्रसंगवश वर्णन उपलब्ध होता है हमें। ये व्याकरण ग्रंथ वस्तुतः भाषा प्रबंध के साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की नियमावली है।
ये प्राचीनतम उपलब्ध तमिल साहित्य है। अष्टपदावली हैं जिसमें 8 ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन हम उनमें से 2 की बात करेंगे। एक है अहनानूरू, इसका एक अन्य नाम हमें नेडुनथोके मिलता है। इसमें 145 कवियों की 400 कविताएं अहवल छंद में लिखी हुई हैं। कहा जाता है कि मदुरई निवासी रुद्र शर्मा ने इसका प्रणयन पांड्य नरेश उग्रे पेरू वनुदि के संरक्षण में किया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ जो है वो है पुरुनानूरू। ये अंतिम संकलन महत्वपूर्ण था, अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसमें 150 कवियों के 400 गीत संग्रहित हैं। इनमें कपिलर, अवे, कोउल किलार, पुरेनथल्ले, सतनार, पेरूम, सितिरनार तथा उरेयूर एनिचुरी प्रमुख हैं। फिर 10 गीत लिखे गए, 10 ग्रंथ हैं गीतों के ऊपर। उनमें उसके बाद में 18 लघु उपदेश गीत लिखे गए। ये जो 18 लघु उपदेश गीत जो लिखे गए, इनको पदिने केलु कणकुक्कु कहा जाता है। तृतीय संगम का तीसरा विशाल संग्रह है। इसमें 18 लघु उपदेश गीतों का संकलन है। मूल रूप में ये सूक्त रूप में नीति काव्य हैं और इनकी रचना विशिष्ट छंदों में हुई है। हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ के नाम हम यहाँ ले लेते हैं। नालडियार, नन्नमणि कंडिगे, कारनापुर्दो, और इनमें एक रचना है कुरल की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसकी रचना कवि तिरुवल्लुर ने की, जिसे तमिल परंपरा में ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। इसमें 133 खंड हैं और प्रत्येक में 10-10 दोहे हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम का वर्णन होने से साहित्यिक त्रिवर्ग में माना गया है। इसको मोक्ष का वर्णन भी किया गया है। कुरुल तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। ये दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ अपने आप में। कुरुल के बाद में 2 ग्रंथ और हैं, एक नालडियार और एक पलमोली, जो महत्वपूर्ण हैं। पलमोली में 400 पदों के गीत काव्य का रचनाकार जैन धर्मनई मुनुरे चरेयर को माना गया है। और इसी प्रकार से एक ग्रंथ है आपका नालडियार पद्मू नार द्वारा लिखित है। इसमें 400 गीतों का संकलन है, जिसमें नीतिपरक आचार व्यवहार आदि का वर्णन हमें मिलता है। इनके अलावा तमिल साहित्य में 2 महाकाव्य भी हैं। संस्कृत का प्रभाव भी पढ़ने के कारण बड़े बड़े तमिल ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें महाकाव्य कहा जाता है। और सबसे पहले हम लेते हैं शिल्पकादिकारम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी। इस अद्भुत तमिल महाकाव्य की रचना इलंगो अडिगल ने की। उसका भाई चेर शासक सेनगुटवन था। अनुश्रुति है कि भाई के भय से ही कवि ने सन्यासी जीवन अपना लिया था। इसमें कौलन तथा कणकी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन हमें मिलता है। यह कथानक एक लोकप्रिय लोक कथा पर आधारित है। राजा के कर्मचारियों द्वारा झूठे आरोप में अपने पति की हत्या के बाद कणक्की के शाप से सारा मदुरा जलने लगता है। बाद में कणक्की अपना शाप नगर संरक्षिका देवी के आग्रह पर वापस ले लेती है, जिससे आग बुझ जाती है। कणक्की नगर के बाहर एक पहाड़ी पर चली जाती है, जहां उसकी कुछ दिनों पश्चात मृत्यु हो जाती है तथा स्वर्ग में वह अपने पति
कोवलन से मिलती है। इस कथा में वर्णित कणक्की तमिल देवी के रूप में पूजी जाती है। इस ग्रंथ की रचना यद्यपि निर्दोष साहित्यिक शैली में सुधि सुशिक्षित पाठकों के लिए की गई, फिर भी इसमें लोक जीवन की साधारण संवेदनाओं को स्थान दिया गया। सबसे बड़ी विशेषता थी कि लोक जीवन की साधारण संवेदनाओं को स्थान दिया गया। यह वस्तुतः एक यथार्थवादी रचना है। इसमें साहित्यिक तमिल, संगीत और नाटक के तत्वों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। और A.L. बासंत ने ठीक लिखा है या ठीक कहा है कि यह कविता और कम्मन रामायण तमिल जनता के राष्ट्रीय काव्य के रूप में माने जाते हैं। मणिमेखले या मणिमेखले दूसरा प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसकी रचना एक बौद्ध व्यापारी शितले सत्यनारायण ने की थी। मणिमेखले की रचना वस्तुतः शिल्प कारम के कथानक के अनुपूरक रूप में की गई थी। उसमें कथानक को वहां से आगे बढ़ाया गया जहां से शिल्पकादिकारम में छोड़ा गया था। इसकी नायिका कोवलन की प्रेमिका माधवी की पुत्री मणिमेखले है। माधवी प्रेमी की हत्या की खबर पाकर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और मणिमेखले को पाने के लिए राजकुमार उदय अनेक चेष्टाएं करता है, परंतु नायिका अपने सतीत्व की रक्षा बड़ी कुशलता से करती है। अंततः मणिमेखले की भी अपनी माँ के रास्ते चलकर भिक्षुणी बन जाती है। मणिमेखले में बौद्ध धर्म के तत्वों की प्रधानता दिखाई देती है, परंतु लेखक ने इसमें मानवीय भावनाओं का बड़ा सटीक एवं मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। शिल्पदिकारम एवं मणिमेखले को तमिल काव्य का इलियड और ओडिसी माना जाता है। हम संगम साहित्य के रचना काल की अगर बात करें तो हम उसको लेकर बड़ा विवाद है। तमिल तथा आर्य दो भिन्न संस्कृतियों के सामने से ये साहित्य विकसित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उपलब्ध रचनाएं निश्चित रूप से कुछ बात की भी हैं। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री इन रचनाओं को 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य रखते हैं, जबकि श्रीनिवास अयंगर संगम साहित्य 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में रखते हैं। तो डॉक्टर R.C. मजूमदार जो है वो संगम की तिथि के लिए कहते हैं कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य रखा जाना चाहिए। और H.V. श्रीनिवास मूर्ति मणिमेखले और शिल्पादिकारम की रचना द्वितीय शती ईसा पूर्व से में मानते हैं, तो कुरल की कविताएं 150 ईसा पूर्व की मानते हैं। अधिकतर विद्वानों का मत है कि संगम साहित्य 150 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी के मध्य रचित हुआ। दक्षिणी भारतीय इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि संगम साहित्य का काल ईस्वी सन से कुछ पहले या कुछ बाद की से कुछ शताब्दियों तक चलता रहा। टालमी के भूगोल में दक्षिणी भारत के नगरों का जो वर्णन दिया हुआ है वह इस काल के संगम साहित्य में उल्लेखित स्थानों से मेल खाता है। इस प्रकार संगम का काल ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मानना उचित लगता है। शिल्पादिकारम में एक स्थान पर उल्लेख है कि श्रीलंका का राजा गजबाहु प्रथम चेर शासक सेनगुट्टुवन द्वारा कणक्की देवी के मंदिर की स्थापना के अवसर पर उपस्थित था। ये गजबाहु प्रथम दूसरी सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में श्रीलंका में राज्य कर रहा था। अतः शिल्पादिकारम का रचना काल तीसरी सदी में रखा जा सकता है। धन्यवाद।